खास श्रृंखला से जुड़ रहे हैं जिसका नाम है पद्मश्री अवार्ड श्रृंखला, जिसमें हम देश दुनिया के तमाम ऐसे कलाकारों को, साहित्यकारों को, समाज सेवियों को एक मंच पर लाने का प्रयत्न करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ खास उपलब्धियां हासिल की होती हैं। हमारी श्रृंखला में हमने पिछले कई एपिसोड्स में आपको कई सारे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित लोगों से मिलवाया है, उन शख्सियतों से रूबरू करवाया है और उनकी उपलब्धियों को आपसे साझा किया है। आज इस कड़ी में हमसे एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनका नाम है श्री श्याम सुंदर पालीवाल, समाज सेवा पर्यावरण। श्याम सुंदर पालीवाल जी राजस्थान से आते हैं, राजसमंद जिले से हैं और पिपलांतरी पंचायत इनका है। इन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया है। जल, जंगल और जमीन के लिए खूब काम किया है, खूब सारे पेड़ उगाए हैं, पेड़ लगाए हैं और वहाँ के किसानों को, स्थानीय किसानों को इन्होंने प्रेरणा दिया है। आंवला की खेती हो या फिर एलोवेरा जूस की बात हो, इन्होंने हर मोर्चे पर एक नया कदम बढ़ाया है। कहते हैं डेनमार्क के स्कूलों में भी इनके पंचायत के मॉडल को अपनाया जा रहा है और सराहा जा रहा है। तो क्यों ना आज इस खास शख्सियत से मुलाकात करते हैं, उनकी उपलब्धियों को साझा करते हैं और उनके संघर्षों को जीने की कोशिश करते हैं। स्वागत है जी। सर, आपको भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है और ये बड़ा शुभ दिन है कि आज ही आपको ये पद्मश्री अवार्ड मिला है। कैसा महसूस हो रहा है जब आप इतनी उपलब्धियों को हासिल करते हैं और कोई बड़ा सम्मान आपको दिया जाता है? ये वास्तव में आपने सही बात कही कि बड़ा शुभ दिन है। आज ही के दिन 2019 में केबीसी में हमारा कार्यक्रम हुआ था। जी जी। और जी, कर्मवीर में आप आए थे। बिल्कुल जी। और देखिए, हमारा जीवन ऐसा है कि न तो हम बड़ी प्रशंसा से खुश होते हैं जी। और न किसी अपमान से दुखी होते हैं। अगर कहीं अपमान भी होता है काम करते हुए जी जी। तो उससे दुखी नहीं होते हैं। पर ये बड़ी बात है कि आज देश के प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी ने हमारे कामों को सराहा है, हमें पद्मश्री से अलंकृत किया है, जिसकी वजह से हमारे कामों को देखकर बहुत सारे लोग प्रेरणा लेंगे और उसके बाद हमें भी काम करने की ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। निश्चित ही सर ने बिल्कुल ठीक कहा। अगर हम पालीवाल जी के वचनों को देखें और इनकी बातचीत को सुने तो ये हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत का कार्य करेगी कि जिस तरह से इन्होंने ताउम्र काम किया है और जिस जुझारूपन से काम किया है, संभवतः इससे ज़्यादा बड़ा सम्मान दिया जाना चाहिए और हम अपेक्षा करते हैं कि आने वाले आगामी वर्षों में शायद इससे भी बड़ा सम्मान मिले इन्हें। इन्होंने बहुत रोचक काम किए हैं। मैं अपने दर्शकों को और श्रोताओं को ये बता दूं कि जिस तरह से हम हर काम को एक खांचे में, एक मापदंड में आंक के देखते हैं और ये सोचते हैं कि हमें हर काम में विशालता ढूंढनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम छोटे काम से भी बड़े काम कर सकते हैं और उसमें विशालता ढूंढ सकते हैं। सर, जैसा कि हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपने पेड़ों को लगाने का कुछ काम शुरू किया था और चूंकि आप सरपंच भी रहे हैं और आप ज़मीनी रूप से लोगों से जुड़े रहे हैं, गाँव के लोगों से जुड़े रहे हैं, पेड़ लगाने में चूंकि राजस्थान एक शुरू से ही बंजर एरिया है, क्षेत्र माना जाता है, बारिश कम होती है, ऐसे में कितना संघर्षपूर्ण रहा पेड़ लगाने का? देखिए, आप हमारे कामों को सिर्फ पेड़ों से नहीं जोड़ सकते जी। हमने समग्र ग्रामीण विकास पर काम किया है जी। एक गांव में क्या सुविधाएं होनी चाहिए, गांव कैसा होना चाहिए, गांवों का शहरीकरण नहीं होना चाहिए, इस पर हम लोगों ने काम किया है। और इस पर सबसे पहला काम हमने किया है आदर्श गांव पर। गांव आदर्श हो, और गांव कब आदर्श होंगे? सिर्फ बोर्ड लगा देने से गांव आदर्श नहीं हो सकते। गांव के नागरिक आदर्श होने चाहिए। तो हमने गांव के नागरिकों को आदर्श बनाया है। वहाँ जो लोग पुराने लोग थे, उन लोगों के आत्मविश्वास को जगाकर गांव की जमीनों को पानीदार बनाने का काम किया है, क्योंकि राजस्थान की जमीनें सूखी जमीनें होती है और सूखी के साथ साथ देखिए वहाँ बड़े स्तर पर माइनिंग भी होती है और जब माइनिंग होती है तो फिर लोग पेड़ पौधे भी कटते हैं, पानी का मिसयूज भी होता है और कई तरह की समस्याएं भी होती है। तो हमने ये एक बड़ा काम किया कि जहाँ पर नुकसान हुआ हो, जहाँ पर डंप यार्ड हो, उन डंप यार्डों को भी हम हरियाली में तब्दील कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज का काम था और ऐसा नहीं है कि ये काम बहुत आराम से आसानी से हो सकता है। अगर होता तो आज ये प्रदूषण नाम की समस्या जड़ से खत्म होती। पर हमने ये करके दिखाया कि नहीं, गांव के लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से
देखिए हमारे देश में सबसे बड़ा पूंजीपति अगर कोई है जी तो हमारे देश की सरकार है। जी हमारे देश में अगर सबसे बड़ा ताकतवर कोई है तो वो हमारी सरकार है। और हमारी सरकार हमारे गांव के विकास के लिए अनलिमिटेड पैसा देती है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। तो उन योजनाओं का व्यवस्थित ईमानदारी से अगर क्रियान्वयन होता है, उसमें लीकेज नहीं हो, उसमें भ्रष्टाचार नहीं हो, तो उन योजनाओं से गांव का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। देखिए हम लोगों ने काम किया है बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीव, इनको बचाकर लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार। हमने देखिए अब पानी की व्यवस्था की। पानी व्यवस्था क्या, लोगों की समस्या की पानी जमीन में अगर ट्यूबवेल गहरा को देंगे तो ज्यादा पानी आएगा, कुआं गहरा को देंगे तो ज्यादा पानी आएगा। ये भ्रम तोड़ना पड़ेगा लोगों को, भ्रम में जी रहे हैं। पानी अंदर नहीं है और अंदर जमीन के अंदर जो पानी है वो पानी ठीक नहीं है, वो भारी पानी है। अब देखिए अगर आपको किसानों को आत्मनिर्भर करना है तो फिर धरती को आत्मनिर्भर करना पड़ेगा। हमने बरसात के पानी को जो बहकर, बरसात का पानी जो ऊपर से गिरकर जमीन पर गिरता है और जमीन से गिरकर वो जो बहना शुरू करता है, उसको बहना शुरू मत कीजिए, उसको रोक दीजिए। धरती माता का मुंह खोलकर जगह जगह चेक डैम, एनीकट, ट्रेंचेज, नालियां, तालाब, जहाँ जो लगे, जहाँ पर 1000 लीटर पानी जमीन के गर्भ में उतर सकता है, 1000 लीटर उतार दीजिए। आपको लगता है कि यहाँ 10 लाख लीटर पानी जमीन में उतर सकता है, तो उसके लिए इस तरह की प्लानिंग कीजिए। तो हमने सबसे पहले उस पर काम किया, आदर्श गांव के बाद उस पर काम किया और धरती को पानीदार बनाने का काम किया और फिर धरती पर पेड़ लगाने का काम किया। बेटियों के जन्म पर पेड़ लगाना, किसी के मरणोपरांत पेड़ लगाना, ये काम मैंने मेरी बेटी की स्मृति में किया है, इसलिए मैं उसको बहुत मन से करता हूँ। जी, हम उसकी भी चर्चा करेंगे बातचीत में। निश्चित ही जब तक हम जड़ों से जुड़ेंगे नहीं, हम उपलब्धियां चाहे कितनी भी हासिल कर लें, शायद वो सफलता हमें अर्जित नहीं होंगी जिसकी हम आकांक्षी हैं। और सर ने ठीक कहा कि हमें जड़ों से जुड़ के प्रकृति के संरक्षण के साथ और उसके साथ कदम ताल करते हुए चलना पड़ेगा। केवल तभी हम प्रकृति के साथ आत्मसात हो पाएंगे और उसके साथ जुड़ के चल पाएंगे। चूंकि फसल चक्र की बात अगर हम कर रहे हैं, किसानी की बात कर रहे हैं, फसलों की बात कर रहे हैं, मैंने सुना है कि आपने जो राजस्थान की परंपरागत एक शैली है खेती की, किसानी की, उस फसल चक्र को आपने बदला और आपने किसानों को ये सुझाव दिया कि आप जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं उनके अतिरिक्त आप एलोवेरा लगाएं, आंवला लगाएं, और इस तरह के सुझाव आपने किसानों को दिया ताकि वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो सके और मुख्य धारा में जुड़ सके। ये कैसे विचार आया? देखिए किसान आत्मनिर्भर नहीं होगा, उसकी जेब में रोज पैसा नहीं आएगा, तो वो परिवार को व्यवस्थित नहीं चला पाएगा। तो हम लोगों ने वहाँ पर बड़ी संख्या में सरकारी जमीनों पर बहुत बढ़िया वैरायटी के बांस को लगाने का काम किया, जिसकी फर्नीचर, सोफा, उसकी कई चीजें बनती है, जैसे बम्बू बोतल, पीने की पानी की बोतल। इस वैरायटी के बांस बाहर से ला कर उनका चयन करके वहाँ लगाने का काम किया, जिससे बांस के आधारित उद्योग। फिर बड़ी संख्या में हमने हजारों की संख्या में आंवला लगाया, तो वो 10 साल 12 साल बाद वो आंवला इतनी बड़ी संख्या में फल देना शुरू कर रहा है। पहाड़ों पर नींबू लगाना, एलोवेरा लगाना, बड़ी संख्या में आम लगाना, इस तरह का काम हम लोगों ने किया। बेहड़ा, हरड़, जिससे आने वाले समय में उस पेड़ों से लोगों को इनकम हो। सिर्फ ऐसा नहीं कि पेड़ देखो लगाना बहुत अच्छा काम है, पेड़ ऑक्सीजन देगा, मिट्टी को रोकेगा, ये बहुत बड़ा फायदा है। पर बड़े फायदे के साथ साथ मानव समाज को भी, इंसानों को भी, वहाँ के लोकल रहने वालों को भी उससे रोजगार मिलना चाहिए, तब जाकर उनका जुड़ाव उससे होगा। पालीवाल जी के प्रयासों से आज ऐसी स्थिति बन पड़ी है कि न गांव में कोई बेरोजगार है और ना ही कोई बेटी बोझ लगती है। संभवतः मैं ठीक कह रही हूँ, क्योंकि इनके प्रयास सराहनीय है। न केवल सराहनीय है, इन्होंने जल संरक्षण पे काम किया है, पर्यावरण संरक्षण पे काम किया है, इन्होंने नवाचार पे काम किया है और इनोवेटिव तरीके से बहुत ही अलहदा किस्म की खेती है या फिर पशुपालन है, इस तरह की योजनाओं को सामने ला रहे हैं और युवाओं को उससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये किरण योजना क्या है सर, कुछ इस पे बताएं प्रकाश जी। मेरी बेटी का नाम था किरण, उसकी स्मृति में हमने योजना बनाकर उस पर काम किया। उसका नाम हमने रखा किरण निधि योजना। गांव में बेटी का जन्म होगा तो बेटी के नाम पर हम हर बेटी के नाम पर 111 पौधे लगाएंगे, कुछ पैसे इकट्ठा करके बेटी के खाते में बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाकर उसके नाम पर डलवाएंगे। प्रधानमंत्री जी की सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाकर उसमें डालेंगे। उसका नाम हमने किरण रखा और उसके माध्यम से लोग अपनी बेटियों से जुड़े, बेटियों के माध्यम से पेड़ से जुड़े, पेड़ों के माध्यम से रोजगार से जुड़े और रोजगार के माध्यम से लोग आत्मनिर्भर हो, पेड़ों के माध्यम से लोग प्रकृति से जुड़े
वन्य जीवों से जुड़े। वन्य जीव क्योंकि देखिए जहाँ वन होंगे वहाँ वन्य जीव होने चाहिए, और वन्य जीव नहीं होंगे तो फिर वो वन बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं रहेगा, उसका विस्तार नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे समाज में ऐसे सेवकों की जरूरत है जो जल को संरक्षित करें, ना सिर्फ जल को बल्कि पर्यावरण को भी। और मुझे लगता है इस राष्ट्र के हर एक व्यक्ति को अपनी ये जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी कि उसे जल संरक्षण के लिए काम करना होगा और जमीन के लिए काम करना होगा। सर कुछ एक सवाल और भी हैं जो मन में है और मैं जानना चाहूंगी कि आपने भू माफियाओं के को जो जमीनें हैं, सरकारी जमीनों को छुड़वाने का काम किया है और उसके लिए संघर्ष भी, कड़ा संघर्ष किया है, ये सब कैसे हुआ और क्या कुछ? देखिए मेरी नजर में दो बड़ी समस्याएं हैं, एक तो आक्रमणकारी और दूसरा अतिक्रमणकारी। अब आक्रमणकारी से भी मैं अतिक्रमणकारी को ज्यादा खतरनाक मानता हूँ। आक्रमणकारी तो आएगा, लूटेगा और चला जाएगा, अतिक्रमण करेगा, गांव का माहौल खराब करेगा और फिर और लोगों को तैयार करेगा, सरकारी जमीनों को खराब करेगा, गांव के माहौल को खराब करेगा, अच्छा जनप्रतिनिधि को नहीं जीतने देगा। तो हमने सबसे पहले सरकारी जमीनों पर जो अतिक्रमण करके बैठा था व्यक्ति, उसको बेदखल करके उन जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करके, फेंसिंग करके, और हमने वहाँ पर बड़ी संख्या में पौधे लगाने का काम और जल को रोकने का काम किया है। हमने ये मानकर काम किया कि इस गांव में जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है, आपका जन्म हुआ है, जहाँ पर मानव समाज रहता है, वो भगवान ने उसको दिमाग दे दिया इसलिए वो रहता है, उसकी जगह ऊपर वाले ने ऐसी व्यवस्थाएं भी की है जिनमें दिमाग नहीं है, ऐसे जीवों को भी पैदा किया है, उनका भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। सरकारी जमीनों में गाँव में अगर वन्य जीव नहीं होंगे तो वो गाँव नहीं रहेगा। गाँव में मोर नहीं होगा, गाँव में कोयल नहीं बोलेगी, गाँव में तोते नहीं होंगे, तो फिर वो गांव नहीं रहेगा। और हमने अभी मानकर चला कि गांव का तीतर, मोर, खरगोश, पैंतर, बंदर, गिलहरी, तोता, कोयल, ये सब गांव में दिखने चाहिए और इनके लिए पेड़ों की आवश्यकता है। पेड़ नहीं होंगे तो वो वन्य जीव नहीं आएंगे। और देखिए आप मानकर चलिए कि हर एक प्रजाति का, हर एक पक्षी का अपना अलग पेड़ होता है। अब देखिए आम पर बैठने वाला पक्षी अलग होगा, नीम पर बैठने वाला अलग होगा। उन सब पेड़ों को लगाकर सभी प्रजाति के पक्षियों को वापस गांव में बुलाकर हम पर्यटन ग्राम बना सकते हैं और उस पर हम लोग, ये एक अच्छा विचार है, इस पे काम किया जा सकता है। जिस तरह से महानगरों का विस्तार हो रहा है और गांव सिमट रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम अपनी परंपरा को, संस्कृति को और उस जो एक विरासत है उसको बचाना और संरक्षित करना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। खासकर युवाओं को गाँव से जोड़ना, गाँव की मिट्टी से जोड़ना, ये महती कार्य होगा। और मुझे लगता है पालीवाल जी इस कार्य को लगातार कर रहे हैं और लगातार जुड़े हैं और बहुत नज़दीकी से जुड़े हैं और युवाओं को प्रेरित भी कर रहे हैं। पालीवाल जी, आपका राजनीतिक पृष्ठभूमि से कोई खास जुड़ाव नहीं रहा, मेरे ख्याल से आपका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, फिर आपका राजनीति में आना कैसे हुआ? आप सरपंच रहे हैं और एक सरपंच के तौर पे आपने काफ़ी कुछ किया है जो खासतौर से आने वाली कई सदियों तक, मेरे ख्याल से कई पीढ़ियां उसको याद रखेंगी, जिस तरह की आपने उपलब्धियां ना इस तरह का काम हुआ है। देखिए मैं मानकर चलता हूँ कि आज तक हमारे देश में जो महापुरुष हुए, महाराणा प्रताप को मानते हैं, हम उनके आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। अब देखिए महाराणा प्रताप आज हमारे बीच में नहीं है, पर उन्होंने जो उस समय काम किया है आज कई सदियों तक उनको याद रखा जाएगा। तो हम उस मिट्टी के लोग हैं, हम उसी मिट्टी में पल पोस कर बड़े हुए। तो हम बुराइयों से, हम आज की समस्याओं से, आज जो हमारे सामने समस्याएं खड़ी हुई है उससे लड़कर हम पार पा सकते हैं। इस तरह के काम हम लोग कर रहे हैं। और रही बात देखिए गाँवों की का जो शहरीकरण हो रहा है, उसको रोककर गांव की परंपरागत व्यवस्थाओं को, जो आज से सदियों पुराने समय में गांव का चर्मकार, कुम्हार, गांव का सुथार, लोहार, गांव में जो लोग हैं उन लोगों को वापस काम पर लगाना पड़ेगा। गांव का कोई भी व्यक्ति गांव से बाहर, क्योंकि उसको रोजगार कम मिल सकता है पर उसकी आउटगोइंग भी तो कम है। तो गांव में बिजली का बिल कम आता है, गांव में खुद का अनाज हो जाता है, गांव में किराया नहीं लगता है, गांव में पानी का पैसा नहीं लगता है। और तो ये सब चीजें हम लोग शहरों से कम खर्चे में गाँव में रह सकते हैं। अच्छा, इस पर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। और शहरों का जो बड़ा शहरीकरण हो रहा है उसको रोककर गांव के लोगों को गांव में ही रोकने का काम कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में गांव के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा। ये पिछले 20 सालों से हम प्रयास कर रहे हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने आदर्श गांव योजना शुरू की है। हर सांसद को उस पर काम करना है, हर विधायक को काम करना है। इस तरह के काम करके हम गांवों से शहरों की तरफ पलायन करने वाले लोग, जो स्वाभिमान को खोकर शहरों में रहते हैं, आप गांव में देखिए,
गांव के व्यक्ति का अलग ही सम्मान होता है बिल्कुल, और शहरों में जाकर वो सम्मान कम वो होता है। खो देता है। तो इस तरह की बातें करके हम निश्चित ही गाँवों को आपने ठीक कहा कि जिस तरह से पलायनवादी नीतियां आगे बढ़ी हैं और लोग पलायन कर रहे हैं शहरों की तरफ, उस पलायन को रोकना बेहद जरूरी है और इस काम में कर्मवीर की भूमिका में पालीवाल सर हैं और ये यात्रा चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। सर बाल्यकाल के बारे में थोड़ा बताएं, आपका बचपन कहाँ बीता, किस तरह बीता, थोड़ा संक्षिप्त में, और क्या वो संघर्षों से रहा या संघर्ष या फिर आपने जीवन को किस तरह से व्यतीत किया, थोड़ा उस देखिए माहौल, जिस जगह का माहौल अच्छा हो ना, जी। वहाँ अच्छे बच्चे पैदा होते हैं। हमारे मेवाड़ में की महिलाएं, जी। छोटा बच्चा अगर कोई दिखता है ना तो उसको कूका करके बुलाते हैं। ये बहुत एक ऐसी खोज है जिसको हर व्यक्ति को उस पर फोकस करना चाहिए। जी। तो कूका बुला रहे, इसका मतलब ये होगा कि हमने सोचा कि कूका क्यों, मेरा नाम तो कोई दूसरा है। गांव की सभी महिलाएं जब भी मिलती है, कूका इधर आओ, ये कूका है सुनो। तो फिर उस पर सोचा, लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि महाराणा प्रताप का बचपन का नाम कूका था। अब देखिए गांव की हर महिला, वहाँ का माहौल ऐसा है कि हर महिला हर बच्चे को महाराणा प्रताप के बचपन के रूप में देखती है। इस मिट्टी में पैदा हम लोग हुए और बचपन हमारा बहुत संघर्षपूर्ण रहा है, क्योंकि विषम परिस्थितियों में, पहाड़ी इलाकों में, जंगलों में, गांवों में, जहाँ आवागमन के साधन नहीं है, जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ शिक्षा के संसाधन नहीं है, ऐसे गांवों में हम लोग पैदा हुए और वहाँ पर बचपन में किसी जहरीले कीट के काटने से मेरी माँ की मौत हो गई। और उसके बाद फिर आप समझ सकते हैं कि एक परिवार में अगर माँ की मौत हो जाती है और बेहद दुखद, तो इसी परिस्थिति में हम लोग पढ़ के बड़ी संघर्षों ने मजबूत किया, संघर्षों ने मजबूत किया, कड़ा किया और आगे इस सफर को कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए वो माता दिया। मुझे लगता है कि आप टूटे नहीं, झुके नहीं और लगातार बढ़ते रहे इस सफर में अपनी उस हिम्मत और अपनी उस ताकत के साथ, जो आपका मनोबल था उसके साथ, और निश्चित ही आप आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे लगता है समूचा देश आज आपके साथ खड़ा है, आपको सराह रहा है, पद्मश्री से अलंकृत किए गए हैं आप और इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है। हम अपेक्षा करते हैं कि आने वाले दिनों में और भी इससे बड़ी उपलब्धियां हासिल हो। युवाओं के लिए क्या प्रेरणा स्रोत बनना चाहेंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या देखिए, मैं युवाओं से सिर्फ ये आग्रह करना चाहूंगा कि शॉर्टकट नहीं अपनाएं, तपस्या का रास्ता अपनाएं, संघर्ष करें और संघर्ष करने के बाद जो आप में निखार आएगा उससे पूरा युवा वर्ग प्रेरणा लेगा। मेरा यही मानना है कि आप मेहनत करें हर क्षेत्र में, जहाँ पर आप चाहे शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, खेलों में काम कर रहे हैं या और किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है, आपको पूरा काम करके उसके रिजल्ट लाने। और अपना गांव, जैसे अपने गांव में आपका जन्म हुआ है, वो आपका सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। विषम परिस्थितियों में उस तीर्थ स्थान को बचाकर उसको स्वर्ग बनाने का काम करना है। सरकार आपके गांव के लिए बहुत पैसा देती है, बड़ी योजनाएं बनाती है, पर वो योजनाएं गांवों तक नहीं पहुंच पाती, आपको आत्मनिर्भरता की तरफ नहीं ले जा पाती है। इसका एकमात्र कारण है कि वहाँ के सरपंचों का, वहाँ के पंचायत स्तर के कर्मचारियों का अपरिपक्व होना। तो ऐसे परिपक्व अधिकारियों को, कर्मचारियों को लगाकर उन योजनाओं पर थोड़ा एक्सरसाइज करके, अनुसंधान करके, और हम योजनाओं को गांव में पूरी तरह लागू कर सकते हैं। और हर एक व्यक्ति को, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वाटरशेड हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, हॉर्टिकल्चर हो, पशुपालन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम नवाचार करके, मैंने अभी हरियाणा में गया हूँ मैं 2 दिन पहले, मैंने ऐसी भैंसें देखी जो दिन का 27 लीटर दूध दे रही है, 25 से 27 लीटर दूध, और 150 रुपए लीटर दूध बिक रहा है। गायों का 3000 रुपए किलो घी बिक रहा है। फिर हम उससे पैसा नहीं कमा के एक व्यक्ति की नौकरी करके हम उसके अधीन बनकर रहकर काम करना चाह रहे हैं, और उसी दूसरे तरफ गाँव में हमारी उससे बड़ी संख्या में हमारी जमीनें वो बंजर हो रही है, वहाँ पर हम काम नहीं कर पा रहे। हम, हमारे मेवाड़ी में कहावत है कि खेती के लिए बड़े मजबूती से कहा है कि उत्तम खेती, नीच नौकरी। तो उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी। तो नौकरी नहीं करके, हम किसी के अधीन नहीं रहकर, हम धरती को आत्मनिर्भर करके उसके माध्यम से लोगों को रोजगार दें, जैविक खेती की तरफ जाए, अच्छे पशुपालन की तरफ जाए, और धरती माता, जहाँ देखो आपका जन्म हुआ है, आपका अंतिम संस्कार भी वही होगा। इस आपके जन्म से लेकर अंतिम संस्कार के बीच का जो समय है, उस समय को सही उपयोग करके आपके गांव को स्वर्ग बनाने का काम करें। और उसके सरकारें पैसा दे रही है,
और इसमें शॉर्टकट नहीं अपने, आप मेहनत करें, क्योंकि इसका फायदा और नुकसान दोनों आप ही की आने वाली पीढ़ी को होने वाला है। जी बिल्कुल। एंटरप्रेन्योर से जुड़ने की बात ये कह रहे हैं, स्वरोजगार से जुड़ने की बात कर रहे हैं, जल जंगल और ज़मीन से जुड़ने की बात कर रहे हैं, पर्यावरण से जुड़ने की बात कर रहे हैं और युवाओं को लगातार इसमें आने की कोशिश की भी बात कर रहे हैं कि वो तमाम अन्य पेशे को छोड़ ख़ासतौर से इस तरह के पेशे को जोड़ें, वो सेवा सेक्टर को छोड़ के कृषि से जुड़ें, अपने पर्यावरण से जुड़ें और स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ें। आज इनका संदेश पालीवाल जी का यही था हमारे युवाओं के लिए। सर, आपके प्रेरणा स्रोत चलते चलते कुछ एक प्रेरणा स्रोत कौन है आपके, जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया जीवन में? जो हर क्षेत्र में जी अलग अलग प्रेरणा स्रोत है। मेरे जीवन में मेरे पिताजी मेरे लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत है। अन्ना हजारे हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। आज देश के प्रधानमंत्री जी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, जिस तरह से काम कर रहे हैं जी जी देश के लिए। प्रशंसनीय। हाँ, तो ऐसा नहीं है, हर गांव का हर एक व्यक्ति अच्छा काम करने वाला, उससे प्रेरणा ली जा सकती है और हम खुद दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। हर क्षेत्र में अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दी है, उनके मार्गदर्शन में काम किया है, तो वो सभी लोग हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। हमारे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत अगर हमारे कोई है तो हमारे क्षेत्र के महाराणा प्रताप हमारे प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने घास की रोटी खाकर, क्या बात कही आप। राजसी इतिहास गवाह। जी जी जी, तो उनके आदर्शों पर, उनके पचिनों पर, उनकी रज को माथे पे लगाकर हम लोग काम करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। राजस्थान की मिट्टी ने शौर्य को पैदा किया है, बहादुरी को पैदा किया है और वहाँ जज्बे से भरे क्षत्रपों को पैदा किया है और मेरे ख्याल से उसी मिट्टी से जुड़ते हैं, उसी मिट्टी के लाल हैं सर। और निश्चित ही इन्होंने ठीक कहा कि उस मिट्टी को, उस रज को अपने मस्तक पे तिलक लगा के आगे बढ़े तो शायद हर युवा कामयाब होगा और अपने जीवन में उपलब्धियाँ हासिल करेगा। भविष्य की क्या कुछ योजनाएं हैं सर? आप चूँकि जमीन पे भी काम कर रहे हैं, पर्यावरण को बचा रहे हैं, जल संरक्षण भी कर रहे हैं, क्या कुछ योजनाएं हैं जो और जवानी पूरी हमने जी हमारे गांव के लिए लगा दी। अब बीता हुआ आने वाला समय भी हम ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, गांव के वन्य जीवों के लिए, गांव की बेटियों के लिए और प्रकृति के लिए लगाने की इच्छा है। इससे ज़्यादा हमने कभी सोचा नहीं और प्रकृति के लिए जिएंगे और गांव के किसानों को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाकर उस आदर्श गांव का जो नाम है उसको बनाए रखकर उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे आने वाले समय में एक गांव से दूसरा गांव, दूसरे गांव से तीसरा गांव, गांव से फिर जिला और जिले से प्रदेश और प्रदेश से हमारा देश आत्मनिर्भर हो, सोने की चिड़िया बने और हम पुराने समय में विश्व गुरु का जो दर्जा हमारे भारतवर्ष को था वह हम पुनः पा सके, इस पर काम करें। क्या बात है। हम अपेक्षा करते हैं कि जिस तरह डेनमार्क के स्कूलों में पिपलांत्री मॉडल को आगे बढ़ाया जा रहा है, अपनाया जा रहा है, ठीक उसी तरह विश्व के कई देशों में भी इस मॉडल को आगे बढ़ाया जाए, उसे सराहा जाए और भारत की मिट्टी को सराखों पे लगाया जाए। आज हमने बातचीत की सिलसिले में, इस बातचीत की श्रृंखला में एक खास मेहमान से बातचीत की। इन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया, न केवल अनुभवों को बल्कि इन्होंने अपनी जो जीवन यात्रा है यहाँ तक पहुँचने की, पद्मश्री तक पहुँचने की, उस यात्रा को हम तक पहुँचाया है। हमने इनकी उपलब्धियों को समझा है, सराहा है। 400 से भी ज़्यादा, मेरे ख्याल से 400 तो कम पड़ जाएंगे, 4500 से भी ज़्यादा इन्होंने चेक डैम्स बनाए हैं, पौधे लगाए हैं, 111 हर साल पौधे लगाए जाते हैं और क्या कुछ, बहुत कुछ कर रहे हैं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए और ख़ासतौर से पिपलांत्री पंचायत के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इन्हें सिर्फ और सिर्फ पद्मश्री से ना सही बल्कि कई और बड़े बड़े अवार्डों से इनको नवाजे और इनकी उपलब्धियों को सराहे, समूचा देश इनसे प्रेरणा ग्रहण करे। तो इतने अब तक के लिए इतना ही। अगले किसी खास एपिसोड में किसी खास पद्मश्री से मिलेंगे और यस और हाँ बिल्कुल, और इनकी पुस्तक को जल्द ही हम आपके समक्ष ला रहे हैं। उस पुस्तक में सर की उपलब्धियों को भी साझा करेंगे। फिर मिलते हैं आपके साथ। शुभ रात्रि सर। थैंक यू सर, आपने समय दिया इसके लिए।